वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम कोरोना को लेकर बात करने जा रहे हैं। गाजियाबाद के एसएसपी हमारे साथ अमित पाठक लगातार कोरोना जैसी महामारी के बीच में सक्रिय रहे हैं और खुद कोरोना को हराकर लौटे हैं। और वर्तमान में वहाँ क्या स्थिति है, क्या पुलिस की आगे की रणनीतियाँ हैं, उसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास अमित पाठक जी वहाँ करने जा रहे हैं। अमित पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। धन्यवाद जी अमित जी, क्योंकि लगातार आप कोरोना जैसी महामारी के बीच में सक्रिय रहे हैं, बहुत सारी स्थितियां आपने देखी हैं वहां पर। अगर हम पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो कितने पुलिसकर्मी हमारे संक्रमित हुए हैं और क्या कोई उनके लिए अलग से हॉस्पिटल या अलग से कोई व्यवस्थाएं की गई है? वर्तमान में अब जो है वो कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले पुलिस कर्मियों ने कोरोना के इस पूरे समय में बहुत मेहनत से काम किया फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर। जी। और चाहे वो एनफोर्समेंट की कार्रवाई हो, चाहे मदद की कार्रवाई हो, उसमें उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। पुलिस कर्मियों के लिए हम लोगों ने पुलिस लाइन में एक अलग से आइसोलेशन यूनिट बनाई, जिसमें छुट्टी से आए अगर किसी के अंदर कोरोना के लक्षण पाए जाए तो उनको कुछ दिन के लिए हम लोग आइसोलेट करके वॉच कर सके। साथ ही साथ पुलिस हॉस्पिटल है, जिसके अंदर करीब 40 बेड का एक हॉस्पिटल हमने तैयार किया और उसमें कोरोना से संबंधित सभी आवश्यक दवाएं, डॉक्टर्स की व्यवस्था और ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था हमने करी। जो पुलिस कर्मियों को इसकी जरूरत पड़ी उनको इसका लाभ भी दिया गया। एक वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर भी हमने हॉस्पिटल को डेवलप किया और पुलिस के जो कर्मचारी रह गए थे वैक्सीनेशन से, जिनको कवर होना था, उनको प्रायोरिटी पे कवर कराया। वैक्सीनेशन की वजह से लाभ हुआ है, सभी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए और वैक्सीनेशन जिन लोगों को हो जाता है उनको संक्रमण के भी चांसेस कम रहते हैं और तबीयत खराब होने के भी चांसेस कम रहते हैं। बिल्कुल अमित जी, क्योंकि गाजियाबाद बड़ा ही चुनौतीपूर्ण जिला है, ऐसे में यहाँ पर एक लगातार एक चुनौती ये भी बनी हुई थी जो काला बाजारी की बात हो रही थी और जिसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल भी खड़े थे। उसे लेकर क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है? सबसे पहले कालाबाजारी को लेकर के हमारे सभी अधिकारियों ने सजगता, अलर्टनेस दिखाई। हमें अच्छे इनपुट्स मिले, कुछ इनपुट हमने भी डेवलप किए। पूरे प्रदेश में गाजियाबाद जनपद में सबसे अधिक कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई और हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। उस हेल्पलाइन नंबर से लोग अपनी कंप्लेंट्स लिखा पाए, तो जो छोटी मोटी कंप्लेंट भी हमसे रह गई थी वो भी हमने कवर करी और फिर कालाबाजारी पर पूरी तरीके से हम रोकथाम लगाने में कामयाब रहे। बिल्कुल अमित हमने जी। रीयूजेबल ग्लव जी। और सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, मेडिसिन, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें कालाबाजारी पे कार्रवाई। जी अमित जी, क्योंकि लगातार आप सारी चीज़ें स्वयं देखते रहे हैं, एक बात यहाँ पे और ज़्यादा हो रही थी कि जो एम्बुलेंस हैं उससे लेकर बहुत सारे सवाल थे, तो उसमें भी आपने बहुत सारे लोगों की मदद की। एम्बुलेंस को लेकर क्या रणनीति पुलिस ने अपनाई? देखिए, कंट्रोल रूम के माध्यम से 108 व अन्य एम्बुलेंस का एक अच्छा नेटवर्क गाजियाबाद में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया था। किंतु इसके अतिरिक्त यदि किसी को एकदम से तात्कालिक आवश्यकता पड़ जाए और किसी कारण से वो पुलिस नंबर कॉल कर ले, जी। तो सबसे पहले तो हम उनको जिला प्रशासन की सुविधाओं से कनेक्ट कराते थे, क्योंकि कंट्रोल रूम में हमारे पुलिसकर्मी भी बैठते थे। और अगर कोई इमरजेंसी है तो पुलिसकर्मी स्वयं भी जो है अपने स्तर से अपनी गाड़ियों का प्रयोग करते हुए और जो स्थानीय लेवल पर यदि उनको कोई लोकल हॉस्पिटल वगैरह से टाई अप करके किसी के पास एम्बुलेंस फ्री हो तो अपने रिसोर्सेज के माध्यम से भी उनको कई बार हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिससे लोगों को तुरंत लाभ और चिकित्सीय सहायता मिल पाई। जी अमित जी, अगर वहाँ हम देखें लगातार पुलिसकर्मी लगे रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कभी कभी दवाइयों की बड़ी दिक्कतें हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें लगातार बनी हुई है और आज भी अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो क्या पुलिस ने कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे कि अगर इमरजेंसी में किसी को नहीं कुछ सुविधाएं मिल पा रही है तो वहाँ पर वो फ़ोन करे और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाए? देखिए, पुलिस का एक नंबर 112 हर समय एप्लीकेबल है। जी। वो किसी भी तरीके की उस पर कॉल आती है तो हम, अगर हमारे पास उससे जुड़ी हुई सुविधा नहीं भी उपलब्ध है तो तुरंत के तुरंत हम उनको सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करा देते हैं और मॉनिटर भी कर लेते हैं। इस बीच पुलिस में कुछ ऐसे अधिकारी भी थे जो चिकित्सक थे, जी। जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के स्वयं पुलिस की तरफ से चिकित्सा कैंप लगाया और पुलिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हुए।
वहां पे उन्होंने मेडिसिन किट का भी वितरण किया और ग्रामीण इलाकों में जो संवेदनशील क्षेत्र निकल करके आए वहां पे स्टडी करके एनफोर्समेंट के साथ साथ मेडिसिन किट्स और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने से भी पुलिस के द्वारा ये योगदान दिया गया। इसके अलावा 112 पर जो कॉल्स आ रही थी उनको हम सुटेबली अटेंड करा रहे हैं। जी अमित जी, क्योंकि तीसरी लहर की भी बात हो रही है कि वैसे तो भगवान न करें ऐसे कोई तीसरी लहर आए, लेकिन जो बात हो रही है, क्या पुलिस को इसके लिए कोई ट्रेनिंग या विशेष सुविधाएं या कुछ और ऐसी जानकारी दी जा रही है कि जिससे कि जो तीसरी लहर है उससे पुलिसकर्मी बचे भी और लोगों को भी बचाएं? बिल्कुल, पुलिस कर्मियों को लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन शासन से और जो नए डेवलपमेंट प्राप्त हो रहे हैं उनके संबंध में अवगत कराया जा रहा है। उनको स्वयं भी जो है कैसे कोरोना से बचाव किया जाए सबसे पहले, क्योंकि बचाव जब कर पाएंगे तभी लोगों को सर्विसेज दे पाएंगे। तो उनको बचाव के साथ साथ आइसोलेशन, मॉनिटरिंग, ड्यूटी में रोटेशन, जो लोग कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उनको सेंसिटिव ड्यूटी से थोड़ा अलग रखना, हॉस्पिटल ड्यूटी से अलग रखना, ये सब मैकेनिज्म करके हम लोगों ने थर्ड वेव की भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए हम पूरी तैयारी हालत में हैं। आने वाले दिनों में हम कोरोना से संबंधित और परचेजेस भी कर रहे हैं, जिसमें सैनिटाइजर, पुलिस कर्मियों के लिए मास्क, हैंड ग्लव्स, ये सभी हम लोगों ने परचेज किए हैं। आवश्यकता अनुसार पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह भी परचेज कर रहे हैं और हम लोग किसी भी वेव के लिए अगर आती है, जैसा आपने कहा कि ना आए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आती है तो हम तैयारी हालत में। जी बिल्कुल अमित जी, क्योंकि मानसिक दबाव इस बार पुलिस कर्मियों पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि एकदम से ऐसी चीज़ थी उनके लिए, एकदम नई चीज़ थी। चलिए क्राइम हो कुछ हो तो अलग बात है, मुझे लगता है हमारा हाँ अलग बात है। ऐसे में क्या मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कोई ऐसी हम कहेंगे सुविधाएं या कोई डॉक्टर से कंसल्टेशन या कुछ और कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसे में योग कैंप बड़े कारगर थे, लेकिन जब आगे चल के सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की इशू आए तो फिर उस पे हम लोगों ने रोक लगाई। लेकिन अभी भी उनको हम लोगों ने योग प्रैक्टिस करने के लिए लगातार प्रेरित किया है और हमारे पुलिसकर्मी समय के साथ साथ अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स लगाने के साथ वो स्वयं भी अच्छे दक्ष हो गए हैं। वो अब सोसाइटी में भी अच्छा मैसेज दे पा रहे हैं। पर्सनल हेल्थ और योग से जो है मानसिक तनाव को दूर करने की हमने बात समझाई है। और वैसे भी पुलिस हॉस्पिटल डेडिकेटेड रूप से पुलिस कर्मियों के लिए मौजूद है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा चिकित्सीय सहायता की जरूरत है, हालांकि ऐसा कोई केस आया नहीं हमारे पास, लेकिन अगर आएगा तो हम उसको सूटेबल जगह पर अटेंड करा पाएंगे। बिल्कुल अमित जी, अगर हम देखें कि इस दौरान जो एक अलग तरीके का अपराध आया है जिसको साइबर क्राइम बोला गया है, उसे लेकर क्या आपके द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और उसके लिए क्या व्यवस्था आपके द्वारा बनाई गई है? साइबर क्राइम की मूल में एक ही बात है कि हम किसी लालच में ना पड़े। साइबर क्राइम में प्रिवेंशन सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लालच का ही इस्तेमाल करता है, चाहे वो एक्स्ट्रा पैसे का लालच हो, चाहे घर बैठे कमाई का लालच हो, चाहे टावर के रूप में घर बैठे पैसा कमाने का लालच हो। तो साइबर क्राइम में सबसे अच्छी रणनीति है कि आप ये मान के चले कि आपके पास टेलीफोन के माध्यम से कोई भी ऐसा कॉल आ रहा है जिसमें आपको घर बैठे जो है कोई फायदे वाली बात समझाई जा रही हो, पैसे देने की बात समझाई जा रही हो, उसके बदले में चाहे वो जितनी भी छोटी धनराशि, चाहे वो 1000 रुपए की आपसे कहें कि अकाउंट में जमा कर दें, आप वहीं सतर्क हो जाए, आप समझ जाए कि आपके साथ साइबर ठगी हो रही है। तो पहला तो प्रिवेंशन है। और दूसरा जो है, हमारे यहाँ साइबर क्राइम टीम लगातार घटनाएं वर्कआउट करती है। लोगों के अगर समय रहते पता चल जाता है 6 घंटे के भीतर, तो कई बार हम लोग जो मनी का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो कई बार हम उसको मिडवे ब्लॉक कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे के माध्यम से उसको वापस रिटर्न भी करा सकते हैं। कई प्रकरणों में मैंने ऐसा कराया भी। लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रणनीति ये है कि फोन पर आई हुई किसी भी कॉल पर कोई भी पैसा ना जमा करे, और चाहे जितनी भी विश्वसनीय कॉल रहे, क्योंकि वो आपका डेटा पढ़ के सुनाएंगे। कई बार आप उनके पास चुराया हुआ डेटा होता है, आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका एड्रेस वगैरह बता करके वो ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे आप बहुत जेन्युइन कंपनी कॉल कर रहे हैं, आपको जानते हैं भली भांति। वहां पे आपको सतर्क रहना। आखिर में अगर आपसे कोई भी सीवीवी या पिन मांगी जाए या ओटीपी मांगा जाए तो आपको नहीं देना है। तो ये मैसेज सबसे स्ट्रॉन्ग है। जी अमित जी, ऐसा कहा जाता है कि अमित पाठक जो हैं वो अपराध के प्रति बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो ऐसे में अपराध को लेकर क्या रणनीति अपनाई जा रही है, खासकर गाजियाबाद जैसे जगह, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा जिला है और बड़ा खास जिला है वो? देखिए, 3 सूत्रीय इसमें स्ट्रेटेजी है जी। सबसे पहले अपराध को होने ना देना। होने ना देने के लिए प्रिवेंटिव सारी स्ट्रेटेजी लगाई जाए। पुराने सारे जितने क्रिमिनल्स हैं
उनको हम किसी तरीके से इंगेज रखें, उनके मुकदमों को फॉलो करें और ये कोशिश करें कि उनको पुराने मुकदमों में अच्छे से पैरवी होकर अधिक से अधिक सजा मिले। दूसरी स्ट्रेटेजी है कि अपराध का अनावरण होने के बाद सख्त कार्रवाई करना, जल्द से जल्द उसको वर्कआउट करते हुए घटना में जो भी सामान वामान अगर कभी गया है, कोई चोरी की घटना हुई है या छिनैती की घटना हुई तो उसको 100% बरामद कराना और उस पर एक अच्छा केस बिल्ड करना। और तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि अपराधियों की इकोनॉमिक्स पे वर्क करना, कि कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आए कि कानून के खिलाफ जाना उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो रहा है और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो बरामदगी हो, चाहे पुराने केसेस में पैरवी हो। तो इस सब के चलते पूरे इकोनॉमिक्स को स्टडी करके पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाना जिससे अपराध करना पूरी तरीके से नुकसान का सौदा साबित हो। तो अपराधियों की इस तरीके से हम प्रिवेंशन पे अच्छा काम कर पाते हैं। जी अमित जी, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर भी गाजियाबाद में बहुत सारे सवाल रहे हैं और जिस तरीके से अब खुला है तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या एक ट्रैफिक भी है, उसे लेकर जो ट्रैफिक जैम है उसे लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? ट्रैफिक जैम, गाजियाबाद एक डेवलपिंग सिटी है, यहाँ पर नए नए क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है आबादी का और काफी मात्रा में यहाँ पे डेली मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक है जो सुबह दिल्ली की साइड जाता है और फिर शाम को वापस आता है। ये ट्रैफिक एक चुनौती है। पहले से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, यहाँ की टीम में ट्रैफिक कर्मियों की वृद्धि की गई है। आने वाले दिनों में एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाने जा रहे हैं जिसमें इलीगल इंक्रोचमेंट वगैरह हटाया जाएगा और जो ऑटो और जो ई रिक्शा हैं उनके जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत इस समय महसूस की गई है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिससे वो रैंडमली सड़क पे ना खड़े हो, अगर व्यवस्थित तरीके से खड़े हो जाए तो काफी हमको इससे ट्रैफिक में मदद मिलने वाली है। जी अमित जी, क्योंकि लगातार आपने बहुत सारी चीज़ें देखी और खुद भी कोरोना के आप हम कहेंगे कि लड़कर आए हैं उससे वापस, तो ऐसे में लोगों को वैक्सीन को लेकर और कोरोना के बचाव को लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले मास्क सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सुरक्षा कवच के रूप में उभर के आया है। सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए। हमने ये नोटिस किया कि लोग मास्क तो लगाते हैं लेकिन गले में लटका के रखते हैं। जब किसी पुलिसकर्मी को देख लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऊपर कर लेते हैं। इसका मतलब उनको मालूम है कि मास्क लगाना है। तो ये कोई किसी के टोकने की बात नहीं है, ये चेतना सबके अंदर होनी चाहिए कि अगर हम मास्क नहीं लगा रहे हैं तो खुद को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, दूसरे व्यक्तियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। वो दूसरा व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य हो सकता है, समाज का सदस्य हो सकता है, हमारा परिचित दोस्त हो सकता है हमारा बॉडी का प्रतिरोधक तंत्र मजबूत हो, लेकिन हम कैरियर के रूप में उस डिजीज को किसी और को दे दें जो ज्यादा नुकसान पा जाए, तो एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो सबसे पहली मेरी अपील यही है कि मास्क सभी लोग लगाएं और कोरोना से बचना ही उसका सबसे अच्छा उपाय है। हम आने वाले समय में पुलिस कर्मियों का सहयोग करें, स्वयं सारे नियमों का पालन करें, बजाय इसके कि कोई एनफोर्समेंट करने की जरूरत पड़े। जब ये पब्लिक हमारा साथ देती है, हमने नोटिस किया लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार अपील भी करते हैं जिसके सकारात्मक परिणाम हमको मिले। तो मेरी अपील यही रहेगी सबसे कि कृपया जो शासन की गाइडलाइंस हैं कोरोना के संबंध में उनका सख्ती से अनुपालन करें। बिल्कुल, और एक वैक्सीन को लेकर भी हम चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे युवा जब अपील करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। वैक्सीन कितनी जरूरी है? जी, वैक्सीन में हमारे पास विकल्प नहीं, वैक्सीन हमारे लिए डेवलप की गई। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से अल्प समय में कोरोना के संबंध में एक सुरक्षा कवच हमको दिया। हमको तत्काल वैक्सीनेशन की जो गाइडलाइंस है उनके अधीन रहते अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए, वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी में मैंने भी वैक्सीन लगवाई थी। हमारे रिजल्ट बहुत साफ साफ ये शो कर रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया वो जो है कोरोना या तो उनको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, और अगर उनको इन्फेक्शन हुआ तो कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं आया जिससे उनको परेशानी हो। तो वैक्सीन निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमारी निर्णायक भूमिका निभा रही है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि वैक्सीनेशन को तुरंत कराएं और जो एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन अलाउ किया गया वो तुरंत अपने आप को इसमें रजिस्टर करें। बिल्कुल अमित जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अमित पाठक, एसएसपी गाजियाबाद। वो भी यही कह रहे हैं कि जैसे भी हो आप लोग सावधान रहिए, मास्क जरूर लगाइए, वैक्सीन जरूर लगाइए, तभी हम इस महामारी से बच पाएंगे। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।